मार्टिन लूथर किंग उदार नहीं था। इस पे टिप्पणी करनी है। तो लूथर ने राजाओं के अधिकारों का पूर्ण समर्थन करते हुए उनको ईश्वर प्रदत्त माना। समाज के स्थायित्व के लिए वह दास प्रथा को अनिवार्य मानता था। जर्मन कृषक विद्रोह का लूथर ने तीव्र विरोध किया। इस जर्मन शासकों का तो समर्थन मिला था, किंतु जर्मन जनता ने इस उसकी लोकप्रियता कम होती गई। यहाँ तक कि जर्मन किसान वर्ग लूथर के सिद्धांतों का विरोध भी करने लगे थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लूथर धर्म में भिन्न विषयों पर सामान्य जनता के प्रति काफी सीमा तक अनुदार दृष्टिकोण रखता था। फिर रकिंगम की घोषणा क्या थी? तो 1765 में रकिंगम ने अमेरिकी उपनिवेशवासियों के भारी विरोध के कारण स्टाम्प एक्ट तो रद्द कर दिया था, किंतु एक नया अधिनियम पारित करवाया जिसमें यह घोषणा की गई कि ब्रिटिश संसद को अमेरिका पर कर लगाने का अधिकार है। इस घोषणा पर अमेरिका में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। फिर तुर्गों का 4 सूत्री आर्थिक सुधार कार्यक्रम क्या था? लुई 16 के समय फ्रांस के वित्त मंत्री फिजियो ग्रेट तुर्गो थे। उनके 4 सूत्री कार्यक्रम था: पहले ऋण नहीं, दूसरा नए कर नहीं, तीसरा राज्य का दिवालियापन नहीं, और चौथा राज्य के खर्चों में कमी अर्थात मितव्ययता। फिर 24वां, तो नेपोलियन के 3 भयंकर भूलें कौन सी मानी जाती है? पहला, महाद्वीपीय व्यवस्था अथवा इंग्लैंड से व्यावसायिक युद्ध। दूसरा, प्रायद्वीपीय युद्ध अथवा स्पेनिश वॉर। और तीसरा, रूस के विरुद्ध अभियान। फिर अफ्रीका में ब्रिटेन व फ्रांस की उपनिवेशी नीतियों का अंतर स्पष्ट कीजिए। ब्रिटेन ने ऐसे उपनिवेश स्थापित किए जो अत्यधिक आर्थिक महत्व के थे या फिर भारतीय साम्राज्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण थे, जबकि फ्रांस का बल इस बात पर था कि प्रतिष्ठा के लिए उपनिवेशिक विस्तार किया जाए। फिर अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण ने साहित्य को किस प्रकार प्रभावित किया? पुनर्जागरण ने स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ। अब सामान्य जन की बात उसी की भाषा में इस तरीके से कही या लिखी जाने लगी कि वह बहुत आसानी से समझ सके। मध्यकालीन धार्मिक विषयों के स्थान पर अब साहित्यकारों ने मानव जीवन तथा लौकिक क्रियाकलापों एवं समस्याओं को ही अपनी रचनाओं का मुख्य विषय बना लिया। इस काल की अधिकांश साहित्यिक कृतियां मध्यकालीन विषयों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि युक्त, मानववादी तथा व्यक्तिवादी थी। पुनर्जागरण प्रमुख साहित्यकार थे दांते, बोकेशियो, राबेले, मैकियावेली, टॉमस मूर, शेक्सपियर और सर्वेंटीज आदि। फिर औद्योगिक क्रांति से आए बदलावों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। औद्योगिक क्रांति द्वारा हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं। वस्त्र उद्योग में कताई और बुनाई का कार्य जो पहले हाथ से होता था, अब शक्ति चलित यंत्रों की सहायता से होने लगा। यंत्रों व मशीनों को चलाने के लिए जल शक्ति के स्थान पर वाष्प शक्ति और बाद में विद्युत व तेल का प्रयोग होने लगा। वाष्प शक्ति चलित रेल इंजन और बाद में विद्युत इंजन से तथा वाष्प शक्ति चलित जहाजों से यातायात के साधनों को सस्ता व तीव्रगामी बना दिया। बढ़े हुए उत्पादन के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई। फिर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में उपनिवेशवासियों की सफलता के कारण क्या थे? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की पराजय एक आश्चर्यजनक घटना थी। इंग्लैंड को, जो कि नौ सैनिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक आदि सभी दृष्टियों से विश्व की महाशक्ति था, को उसके उपनिवेशों से पराजित होना पड़ा, जिसके पास ना तो युद्ध के लिए पूरा जो सामान था और ना ही खाद्य सामग्री। निम्नलिखित बिंदुओं से इसका हम कर सकते हैं विश्लेषण। पहला, युद्ध स्थल इंग्लैंड से हजारों किलोमीटर दूर था, इसलिए अंग्रेज सैनिकों को समय पर उपयुक्त सहायता नहीं मिल पाती थी। इंग्लैंड ने उपनिवेशों की शक्ति का गलत अनुमान लगाया था। फिर इंग्लैंड के सैनिक आमतौर पर अमेरिकी पक्ष को नैतिक दृष्टि से सही मानते थे और अपने जातीय बंधुओं से लड़ना नहीं चाहते थे, अतः युद्ध के प्रति अंग्रेज सैनिकों में उत्साह का अभाव था। फिर फ्रांस, स्पेन तथा हॉलैंड ने उपनिवेशवासियों की सहायता कर उसकी जल सेना
को अब को पूरा कर दिया। फिर जॉर्ज तृतीय की जनता में अलोकप्रियता तथा उसके अयोग्य अधिकारियों ने उपनिवेश की विजय को सरल बना दिया। अंग्रेजी सेना छापामार युद्ध में कुशल नहीं थी, जबकि यह युद्ध मुख्यतः छापामार पद्धति से लड़ा गया। फिर जॉर्ज वाशिंगटन का योग्य और कुशल नेतृत्व। फिर प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो विश्व युद्ध से युद्धरत देश, विशेषतः पोलैंड तथा फ्रांस की अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। युद्ध से समस्त आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई, विश्व व्यवहार नष्ट हो गया। मुद्रा प्रसार तथा महंगाई के कारण लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आई। युद्ध के बाद महामारी, भूख, बेकारी के व्यापक स्तर पर फैलने से बौद्धिक विकास का स्तर ठप हो गया। अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए यूरोपीय देशों ने अमेरिका से भारी कर्जा लिया तथा कुछ समय बाद भुगतान में असमर्थता होने लगी, तो विश्व को भयानक मंदी का सामना करना पड़ा। फिर फ्रांस की क्रांति असमानताओं के विरुद्ध विद्रोह थी। स्पष्ट कीजिए। तो फ्रांस की क्रांति मानव समाज की प्रकृति में एक ऐसा परिवर्तन बिंदु है जिससे राजनीतिक, समाज, विचार और अन्य सभी क्षेत्रों में नवीन युग का सूत्रपात हुआ। इसने स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व के सिद्धांतों की स्थापना करके मानव गरिमा की रक्षा की। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में गहरा असंतोष तथा राजा की निरंकुशता तथा कुलीनों के विशेषाधिकार अत्याचार के साधन बन गए थे। चर्च अनाचार, असहिष्णुता के केंद्र हो गए थे। इस असंतोष ने क्रांति को जन्म दिया। इतिहासकारों ने इस संपूर्ण व्यवस्था को पुरातन व्यवस्था या फिर एंशिएंट एशियन रिजिम कहा नाम दिया है। फ्रांस की क्रांति का सर्वप्रमुख कारण इसका असमान व दोषपूर्ण संगठन था। इतिहासकार मैडलिन के अनुसार 1789 की क्रांति स्वेच्छाचारी शासन पद्धति के विरुद्ध विद्रोह की अपेक्षा समाज की असमानता के विरुद्ध एक प्रबल संघर्ष था। तत्कालीन फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभक्त था: पादरी, कुलीन तथा जनसाधारण। प्रथम दोनों को व्यापक विशेषाधिकार व छूटें प्राप्त थी। फ्रांस की समस्त भूमि का 40% उनके पक्ष में था। कर बोझ से वे मुक्त थे, सभी उच्च पद पर उनके लिए सुरक्षित थे और तीसरे वर्ग विशेषाधिकार विहीन था। इसमें धनी, व्यापारी, वकील, अध्यापक, डॉक्टर, कृषक, साहित्यकार और मजदूर आदि सम्मिलित थे। करों का अधिकांश भाग इनको ही चुकाना पड़ता था, जबकि अधिकार व प्रशासन में भागीदारी से वंचित थे। पग पर कुलीनों के हाथों अपमानित होना पड़ता था। किसान कोरबे जैसी करों तथा अत्यधिक बोझ से छुटकारा न पाना चाहते थे। बुद्धिजीवी वर्ग राजनीति में महत्व जाना चाहते थे ताकि राज्य की नीति को प्रभावित कर सकें और अपने आर्थिक हितों की रक्षा की जाए। वे विशेषाधिकारों की समाप्ति भी चाहते थे। फिर राज्य की कर प्रणाली भी बड़ी दोषपूर्ण थी। प्रथम व द्वितीय स्टेट पर करारोपण नहीं के बराबर था, जबकि बड़े बड़े पेंशन, ऊंचे पद व व्यापक विशेषाधिकार वही पाते थे। तीसरा वर्ग पर बोझ अत्यधिक था। कर का एक सामान्य व्यक्ति की आय का लगभग 80% भाग राज्य, चर्च, सामंत को दिए जाने वाले करों में चला जाता था। इस पक्षपातपूर्ण कर व्यवस्था से तीसरी श्रेणी के लोगों में भारी घृणा और द्वेष पैदा होता चला गया। फिर तुर्को एवं नेकर जैसे मंत्री जब आर्थिक सुधार का प्रयास करते थे, तो कुलीनों के हस्तक्षेप से उनको पदच्युत कर दिया जाता। 1788 तक आर्थिक संकट विस्फोटक हो गया और इस संकट ने घटनाक्रम को इस प्रकार बदला कि क्रांति हो गई। चर्च के उच्च अधिकारी धर्माधिकारी विलासी और सांसारिक हो चुके थे, जिनके प्रति साधारण जनता का सम्मान खत्म हो चुका था। इसके अलावा पादरी वर्ग को व्यापक वित्तीय शैक्षणिक विशेषाधिकार प्राप्त थे। देश का 5वां भाग उनके नियंत्रण में था। जनता से विभिन्न प्रकार के कर जैसे कि टाइथ वसूले जाते थे, किंतु स्वयं चर्च की संपत्ति कर मुक्त थी। किंतु निम्न पादरी वर्ग बहुत साधारण जीवन व्यतीत करते थे। उनकी आय से उनका गुजारा मुश्किल से हो पाता था। इसलिए साधारण जनता के साथ साथ वह वर्ग भी उच्च धर्माचार्यों के प्रति अत्यधिक आक्रोश रखता था। उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका, वोल्टेयर, रूसो आदि विदेशी घटनाओं के प्रभाव जैसे कि सप्तवर्षीय युद्ध, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम आदि का सम्मिलित परिणाम था। लुई 16 को स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ा और यहीं से फ्रांस की राज्य क्रांति की शुरुआत हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता के घोषणा पत्र पर
संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। महाद्वीपीय कांग्रेस में रिचर्ड हेनरी ने अमेरिका की स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा। जॉन एडम्स ने इसका अनुमोदन किया। 5 सदस्य थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स, रॉजर सरमन, रॉबर्ट लिविंगस्टन। घोषणा पत्र में दृढ़तापूर्वक कहा कि ईश्वर ने समस्त व्यक्तियों को कुछ अहस्तांतरित अहस्तांतरणीय अधिकार प्रदत्त किए हैं। अब हम स्वतंत्र राज्य के निवासी हैं। 2 जुलाई 1776 को कांग्रेस ने स्वतंत्रता के प्रस्ताव को स्वीकृत किया। 4 जुलाई को अमेरिका को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। स्वतंत्रता के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया गया। इसे स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कहा जाता है। फिर साम्राज्यवाद का उपनिवेशों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो साम्राज्यवाद का उपनिवेशों पर प्रभाव पड़े। पहला, नकारात्मक, राजनीतिक स्वतंत्रता से वंचित हो गए। आर्थिक सामाजिक रूप से शोषण व उत्पीड़न हुआ। मूल निवासियों का उन्मूलन हुआ। सांस्कृतिक नुकसान हुआ। फिर सकारात्मक प्रभाव, पुनर्जागरण के आदर्श का प्रसार हुआ। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता व राष्ट्रवाद की प्रवृत्तियों का विकास हुआ। शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति देखी गई। कृषि, उद्योग, परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में विकास हुआ। फिर अगला है, विश्व में फ्रांसीसी क्रांति के क्या प्रभाव पड़े? तो फ्रांस की क्रांति का समस्त विश्व पर व्यापक प्रभाव पड़ा। फ्रांस की राज्य क्रांति समाप्त तो हो गई, परंतु जनतांत्रिक विचार संपूर्ण यूरोप में फैल गए और उसके साथ ही मानवाधिकारों के घोषणा पत्र के द्वारा प्रतिपादित समस्त सिद्धांतों का प्रसार हुआ। तो इनके प्रभाव को निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला, सामंती व्यवस्था का पूर्णतः अंत हो गया और श्रेय इसी क्रांति को दिया जाता है। समस्त विशेषाधिकार, उससे संबंधित कर एवं प्रथाओं का पहले फ्रांस में अंत हुआ। कालांतर में इसके प्रभाव से फ्रांस के बाहर भी व्यवस्थाएं समाप्त होने लगी। फिर राष्ट्रीयता का उदय एवं विकास फ्रांस की क्रांति की महान देन है। क्रांति को कुचलने के लिए जब फ्रांस पर आक्रमण हुआ तो फ्रांस के देशभक्त नागरिकों ने देश की शत्रुओं के से रक्षा की। यह राष्ट्रीय भावना यूरोप एवं विश्व में फैली, अतः इस भावना ने नेपोलियन को भी पराजित कर दिया। फिर इस क्रांति ने मानव की व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक स्वतंत्रता पर बल दिया। निरंकुश राजसत्ता एवं संबंधी कानून को नकार दिया। लोकप्रिय संप्रभुता की स्थापना एवं लोकतांत्रिक भावना को आगे बढ़ाया। फिर मानवाधिकारों की घोषणा इस क्रांति की विशेष उपलब्धि है। इस घोषणा में जोर दिया गया कि सार्वभौम सत्ता जनता में निहित है तथा कानून जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है। शिक्षा संबंधी व्यापक सुधार हुए। चर्च के स्थान पर अब सरकार ने सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था पर प्रबंध किया। फ्रांस की क्रांति सामाजिक क्रांति थी। इसने विशेष अधिकारों को समाप्त करके सामाजिक समानता की स्थापना की। स्त्रियों को भी क्रांति ने व्यापक अधिकार दिए। व्यापार संबंधी बाधाओं को हटने, उचित एवं समान कर प्रणाली लगाने से व्यापार वाणिज्य को बहुत प्रोत्साहन मिला। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप 2 दशक से अधिक समय तक अशांत और युद्धरत रहा। फिर जनता का राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना फ्रांस की क्रांति की देन माना जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का प्रादुर्भाव, फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में धार्मिक सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता का प्रारंभ हुआ। फिर समाजवाद का प्रारंभ का बीज भी फ्रांस क्रांति से ही माना जाता है। जैकोबिन दल ने निर्धनों की हिमायती करके इसी भावना का परिचय दिया था और इतिहासकार स्वेन ने फ्रांसीसी क्रांति को आधुनिक इतिहास का प्रारंभिक बिंदु माना है। मेरियट के अनुसार यदि अमेरिका की क्रांति ने स्वतंत्रता का बीज रोपण किया तो फ्रांस की राज्य क्रांति ने उसे अंकुरित किया। फिर है अगला, तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? वेल्थ ऑफ नेशंस पर लघु टिप्पणी। तो 1776 में एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन किताब में वाणिज्यवाद विचारधारा के स्थान पर मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन किया। उपनिवेशों के साथ बाद में व्यापार की स्थिति अधिक लाभप्रद रही, अतः व्यापार वाणिज्य को अधिकाधिक नियंत्रित करने के बजाय उसे मुक्त रखने में अधिक लाभ था। फिर अगला क्वेश्चन है,
प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों का विवेचन कीजिए। तो पहला आर्थिक परिणाम, अपार धन हानि, प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से अत्यधिक धन खर्च हुआ। फिर उद्योगों का स्वरूप युद्धोन्मुखी हुआ। युद्ध काल में युद्ध क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया, लोगों को उद्योग की बजाय सेना में नियोजित किया जाने लगा। फिर मुद्रास्फीति की समस्या, युद्ध के दौरान परिवहन संचार व्यवस्था नष्ट होने तथा उद्योग द्वारा युद्ध सामग्री के उत्पादन पर बल देने से वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हो गई और मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। फिर युद्ध ऋण, युद्ध के दौरान जब असाधारण खर्चों के कारण विश्व के सार्वजनिक ऋणों में असाधारण रूप से वृद्धि हुई, यह वृद्धि 5 गुना से भी अधिक थी, जबकि अर्थव्यवस्था के अन्य पक्ष पहले ही ध्वस्त होते जा रहे थे। फिर अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी स्वरूप पर प्रभाव, युद्ध ने अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी स्वरूप को भी प्रभावित किया, क्योंकि युद्ध काल में सभी सरकारों ने अधीनस्थ अर्थव्यवस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित किया। इससे अर्थव्यवस्था में समाजवादी तत्व उभरे। फिर मजदूर आंदोलन पर प्रभाव, मजदूर आंदोलन को युद्ध से बल मिला। युद्ध काल में अधिकाधिक लोगों को सेना में भर्ती किया गया, जिससे मजदूरों की कमी हो गई। इससे मजदूरों को अपनी महत्ता का एहसास हुआ और वे अधिक सुविधाओं एवं अधिकारों की मांग करने लगे। फिर साम्यवाद के प्रभाव में वृद्धि, युद्ध के दौरान विभिन्न सरकारों ने उत्पादन प्रणालियों पर नियंत्रण स्थापित कर राजकीय समाजवाद की स्थापना की। फिर उपनिवेशों को लाभ, युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य ठप हो जाने से उपनिवेशों एवं एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को बहुत लाभ हुआ। अब बाह्य आपूर्ति के अभाव ने स्थानीय उद्योगों को बहुत लाभ पहुंचाया, जिससे इनका विकास हुआ। फिर महान आर्थिक मंदी, युद्ध के दौरान उत्पादन बढ़ जाता है तो युद्ध के बाद भी जारी रहता है, जबकि मांग नहीं रहती, क्योंकि लोग बेरोजगार होते हैं एवं क्रय शक्ति कम हो जाती है। इस अतिरिक्त उत्पादन के कारण वस्तुएं महंगी, कीमतें गिरने लगी तथा उद्योग बंद होने लगे। 1929 में विश्व में आई महान आर्थिक मंदी इसी का परिणाम थी। फिर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण लड़ाइयों का परिचय देते हुए इंग्लैंड की पराजय के कारणों को लिखिए। तो द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में सभी अमेरिकी उपनिवेश बस्तियों ने जॉर्ज वाशिंगटन को महाद्वीपीय सेना का सेनापति नियुक्त किया, और जिसके द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध निम्नलिखित हैं। पहला बंकर हिल का युद्ध, जिसमें ब्रिटिश सेना विजयी रही। फिर दूसरा था ट्रेंट का युद्ध, जिसमें अमेरिकी सेनाओं की जीत हुई। तीसरा था सारागोटा का युद्ध, जिसमें अमेरिकी सेनाओं की जीत हुई। इसके बाद फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड का समर्थन उन्हें मिला। और फिर चौथा था थॉर्क टाउन का युद्ध, जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने अंग्रेज सेनापति कॉर्नवालिस द्वारा आत्मसमर्पण किया, फलस्वरूप अमेरिकी स्वतंत्रता हेतु पेरिस की संधि की गई। फिर इंग्लैंड की पराजय के कारण, इंग्लैंड अमेरिका के बीच भौगोलिक दूरी अत्यधिक थी। फिर अमेरिकी उपनिवेशवासी मूलतः यूरोप के निवासी थे, वे नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने हेतु कृत संकल्पित थे। इंग्लैंड के सैनिक अपने ही लोगों से लड़ रहे थे, अतः उन्हें जीतने हेतु जरूरी उत्साह नहीं था। फिर इंग्लैंड की सेना में बड़ी संख्या में भाड़े के जर्मन सैनिक थे, जिनकी युद्ध में ज्यादा रुचि नहीं थी। वही उपनिवेशवासी स्वतंत्रता पाने हेतु तत्पर थे। फिर ब्रिटिश जनरल गेज ने उपनिवेशवासियों के विरोध और शक्ति का गलत मूल्यांकन किया। किसने? जनरल गेज ने। फिर इंग्लैंड का राजा जॉर्ज एवं उसके मंत्रियों की तुलना जॉर्ज वाशिंगटन अच्छा रणनीतिकार साबित हुआ। फिर है ब्रिटिश सेना नायक जैसे सर विलियम एवं हो ने जीतने के कई अवसरों को जानबूझकर खो दिया। फिर है अगला, इरास्मस का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो हॉलैंड निवासी इरास्मस प्रसिद्ध मानववादी एवं उच्च कोटि के विद्वान थे। इनके द्वारा वर्ष 1511 में लिखी गई पुस्तक द प्रिंस ऑफ फॉली
मूर्खता की प्रशंसा, पादरियों की अज्ञानता व उनके पाखंडों की कटु आलोचना व्यंग्यपूर्ण शैली में करती है। एरेस्मस के व्यंग्य बाणों ने पोप को जितनी हानि पहुंचाई वह लूथर के विद्रोह से अधिक कष्टदायी थी। फिर रूसो ने कौन से तीन मानवाधिकारों को प्रतिपादन किया? रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में तीन मानवाधिकारों का प्रतिपादन किया। वे हैं स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। रूसो ने इन विचारों रूसो के इन विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति की अप्रत्यक्ष रूप से पृष्ठभूमिका तैयार कर दी थी। उपरोक्त आदर्शों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी जगह दी गई है। फिर प्रोटेस्टेंट क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। प्रोटेस्टेंट धर्म का औपचारिक उद्भव 19 अप्रैल 1529 को माना जाता है। यूरोप में पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप धार्मिक क्षेत्र में पोप, पादरी वर्ग के भ्रष्टाचार व चर्च की कुरीतियों के विरुद्ध सुधारवादी प्रतिक्रिया को प्रोटेस्टेंट क्रांति कहा जाता है तथा इन सुधारकों में जॉन वाइक्लिफ, जॉन हस, मार्टिन लूथर उल्लेखनीय थे। फिर अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत व अंत किन घटनाओं को माना जाता है? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत लेक्सिंगटन का युद्ध। कौन सा? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत लेक्सिंगटन का युद्ध 19 अप्रैल 1775 से तथा अंत यॉर्कटाउन का युद्ध 1781 से माना जाता है। फिर वीमर गणतंत्र क्या था? तो वीमर या वाइमर गणतंत्र जर्मनी के प्रतिनिधि लोकतांत्रिक संसदीय सरकार थी जो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वर्ष 1919 से 1933 तक स्थापित रही। फिर अगला क्वेश्चन, पुनर्जागरण की प्रगति की विवेचना कीजिए। तो पुनर्जागरण ने कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, शास्त्र और इनसे भी ऊपर धर्म के क्षेत्र में समस्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आत्मसात कर लिया। इनके द्वारा नवगठित समाज मध्यकालीन समाज से पूर्णतः भिन्न था। नवगठित समाज का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष था। इस पर धर्माधिकारियों का प्रभुत्व नहीं था। समाज ग्रामीण की अपेक्षा शहरी अधिक था। पुनर्जागरण में भौतिक जगत में आस्था, मानवतावादी भावनाओं और दृष्टिकोणों का विकास, प्राकृतिक सौंदर्य में शाश्वत सत्य की अनुभूति, रूढ़िवादिता की अपेक्षा तर्कसंगत बौद्धिकता आदि को महत्व दिया गया। कोपरनिकस के सिद्धांत को केपलर ने गणित से तथा गैलीलियो ने अपनी दूरदर्शिता से अकाट्य साबित कर दिया। मनुष्य ने आस्था के स्थान पर विवेक से काम लेना शुरू किया। अंततः मनुष्य के अंधविश्वास रहने लगे और तर्क पद्धति का विकास होने लगा। फिर जर्मनी के औद्योगिकरण के महत्वपूर्ण कारक कौन से थे? पहला, प्रुशिया के नेतृत्व में जोलवेरिन नामक आर्थिक संघ की स्थापना 1819 से व्यापार में वृद्धि और पूंजी की प्राप्ति हुई। तो क्या? प्रुशिया के नेतृत्व में जोलवेरिन नामक आर्थिक संघ की स्थापना 1819 से व्यापार में वृद्धि और पूंजी की प्राप्ति हुई। फिर 1839 में इंग्लैंड की सहायता से ड्रेसडन से लिपजिंग तक रेल मार्ग का निर्माण। फिर जर्मन राज्यों में अर्थदासता की समाप्ति। रुhr क्षेत्र में लोहा व कोयले की खानें मिलना। 1831 में जर्मनी का संपूर्ण एकीकृत हो जाना और कच्चे माल की उपलब्धता और तैयार हेतु बाजार के लिए उपनिवेशों की प्राप्ति। फिर फ्रांस की क्रांति के लिए राजतंत्र कहाँ तक उत्तरदायी था? फ्रांस की क्रांति तथा राजतंत्र की समाप्ति में वहां के राजतंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण थी, जिसे निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, राजकीय एवं प्रशासकीय अपव्ययों पर नियंत्रण न करना। दूसरा, अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम में सम्मिलित होना, जबकि फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था उस समय संकटग्रस्त थी। तुर्गो व नेकर जैसे अर्थ विशेषज्ञों का दृढ़ता से समर्थन नहीं करना तथा उनको एक के बाद एक पदच्युत करना। तीसरे सदन से सहयोग नहीं करना, जो कि देश की आर्थिक दशा को सुधारने हेतु कृत संकल्प था। फिर फ्रांस को छोड़कर भागने का प्रयास। लुई सोल्वे की अदूरदर्शिता नीति व अस्थिर चित स्थिति की पराकाष्ठा जिसने फ्रांस में स्वतंत्र राजतंत्र की समाप्ति का रास्ता साफ कर दिया। फिर पेरिस सम्मेलन के समक्ष उपस्थित प्रमुख समस्याएं कौन सी थी? तो पेरिस सम्मेलन 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत सम्मुख अनेक समस्याएं उपस्थित थी, जो कि निम्नलिखित हैं। पहली, पेरिस का घृणा।
विजयोन्माद तथा प्रतिशोध की भावना से भरा वातावरण। दूसरा, सम्मेलन में बहुत से राष्ट्रों का आमंत्रित होना, उसके परस्पर विपरीत हितों के बीच समन्वय बैठाना भी प्रमुख समस्या थी। विल्सन के आदर्शवाद तथा यूरोपीय राजनीतियों के यथार्थवाद के बीच समन्वय बैठाना, युद्ध का उत्तरदायित्व निश्चित करना तथा क्षतिपूर्ति का निर्धारण करना, और आत्मनिर्णय के सिद्धांत का पालन करना। फिर अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध लगभग 6 वर्षों तक चला। यह विश्व इतिहास का सर्वाधिक क्रूर, भयावह और विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध में पोलैंड, फ्रांस तथा इंग्लैंड को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, किंतु सबसे अधिक विनाशकारी तथा वह भी क्षति रूस को हुई थी। यह भी तथ्य है कि विनाश के बाद भी रूस ने ही विश्व युद्ध को निर्णायक मोड़ दिया था और विश्व युद्ध के उपरांत महाशक्ति बनकर उभरा था। हिटलर द्वारा गैस चैम्बरों में की गई यहूदियों की हत्याएं मानवता को लज्जाने वाली थी। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे दूरदर्शी राजनीतिक भी थे जिन्होंने विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए मजबूत व सार्थक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की और उनके प्रयासों से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संक्षेप में द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। पहला, जान माल की अपार क्षति। करीब 3 करोड़ 20 लाख व्यक्ति मारे गए, 3 करोड़ से अधिक घायल हुए। विश्व युद्ध के दौरान अरबों रुपयों की भौतिक क्षति हुई। खेती खलिहान नष्ट हुए, औद्योगिक केंद्र नष्ट हुए, बड़े बड़े शहर जैसे हिरोशिमा, नागासाकी। फिर द्वितीय विश्व युद्ध ने विश्व राजनीति में यूरोप के एक छत्र प्रभुत्व का अंत कर दिया। अब विश्व शक्ति के दो नए केंद्र उभरे, अमेरिका और सोवियत संघ। फिर साम्राज्यों के अंत की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। एशिया व अफ्रीका के प्राचीन राष्ट्र एक के बाद एक स्वतंत्र होने लगे, क्योंकि विश्व युद्ध ने साम्राज्यवादी शक्तियों को बहुत दुर्बल बना दिया। वहीं दूसरी ओर विश्व युद्ध ने स्वाधीनता आंदोलनों को भी मजबूती प्रदान की। फिर शीत युद्ध तथा शस्त्रों की होड़ प्रारंभ हो गई। चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई। सोवियत रूप के प्रभाव से पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारों की स्थापना हो गई। तीसरे विश्व के लिए एक नई विचारधारा गुटनिरपेक्षता का उद्भव भी इसी विश्व युद्ध का परिणाम था। प्रादेशिक संगठनों का प्रादुर्भाव हुआ। जर्मनी का विभाजन हो गया। जापान में राजतंत्र की समाप्ति तथा लोकतंत्र की स्थापना हुई। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा दीर्घस्थायी परिणाम था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। फिर अगला है, लैत्रदाकाशी क्या तात्पर्य है। लैत्रदाकाशी से क्या तात्पर्य है? तो पहला, फ्रांस में प्रचलित एक प्रकार का वारंट था जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता था। इसके माध्यम से आम आदमी का उत्पीड़न किया जाता था। फिर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की पराजय के कारणों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो 2-3 बार देख चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। इंग्लैंड व अमेरिका के बीच हजारों किलोमीटर दूरी व अंग्रेजी सैनिकों का यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से परिचित नहीं होना। इंग्लैंड के सैनिक अपने स्वजाति बंधुओं से लड़ रहे थे, इसलिए उनमें जोश का अभाव था। फिर इंग्लैंड के राजा जॉर्ज व उनके मंत्री टाउनशेंड, ग्रीनवैले इत्यादि का अयोग्य साबित होना। इंग्लैंड की सेना में अधिकांश सैनिक जर्मनी की से किराए पर लिए गए थे, इसलिए उनमें विजय के प्रति विशेष अरुचि थी। फिर इंग्लैंड की युद्ध नीति तय करने वाले लोग उपनिवेश की शक्ति का ठीक से अनुमान नहीं लगा सके। फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड के युद्ध में शामिल होने से युद्ध का नक्शा ही उपनिवेशियों के पक्ष में बदल गया। फिर जॉर्ज जॉर्ज वाशिंगटन का सफल व योग्य कुशल नेतृत्व आदि कारण उत्तरदायी रहे। फिर अगला है, कुस्तुनतुनिया के पतन के दो महत्वपूर्ण परिणाम बताइए। यूरोप के पुनर्जागरण को गति मिली। दूसरा, यूरोप देशों को पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए सामुद्रिक मार्ग की खोज के लिए विवश होना पड़ा। फिर नेपोलियन ने पुरातन व्यवस्था को संगठित किया। उसने क्रांति को दृढ़ किया। स्पष्ट कीजिए। तो
उपयुक्त दोनों कथन ही केटेलवी के अनुसार सही है, क्योंकि नेपोलियन में दोनों का ही कुछ आधारभूत प्रवृत्तियों को अपनाया था। तो नेपोलियन में दोनों की ही कुछ आधारभूत प्रवृत्तियों को अपनाया था। उसने सामंतवाद का विनाश किया, वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता स्थापित की, लोगों को पद प्रतिभा के आधार पर दिए, किसानों ने क्रांति से जो पाया उसे दृढ़ कर दिया, मध्यम वर्ग को सामाजिक व नागरिक एकता प्रदान की। सभी कदम क्रांति की भावना को साकार करने वाले थे, किंतु उसने इससे भी कुछ अधिक किया। फ्रांसीसियों को राजनीतिक स्वतंत्रता से वंचित कर दिया, पुराने राजाओं की भांति निरंकुश शासन की स्थापना की, वैभव प्रदर्शन के लिए खूब धन बहाया, विशेष सम्मानों के वितरण से अपना विशेष समर्थक वर्ग बनाया। ये सब प्रवृत्तियां पुरातन व्यवस्था को संगठित करने वाली ही थी। इस प्रकार उपयुक्त दोनों ही कथन नेपोलियन के संदर्भ में सही है। फिर उन कारकों की विवेचना कीजिए जिससे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का आधार तैयार हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि काफी हद सीमा तक पुरानी औपनिवेशिक प्रणाली ही थी। 18वीं शताब्दी के मध्य अमेरिकी व्यापारिक बस्तियां क्षेत्रीय साम्राज्य का रूप लेने लग गई और अमेरिकी वासियों में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होती जा रही थी। अब अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख कारण निम्नलिखित माने जाते हैं। पहला, अमेरिकी लोग मूल रूप से यूरोपीय थे, स्वाधीनता स्वतंत्रता जैसे मूल्य से बाली भांति परिचित थे। दूसरा, अमेरिकी उपनिवेशवासी जो धार्मिक रूप से उत्पीड़न होकर मजबूर इंग्लैंड छोड़कर आए थे, सजा के तौर पर इंग्लैंड से निर्वासित करके भेजा गया था, उनमें इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति का अभाव था। फिर आर्थिक कारण, उपनिवेशों में केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से इंग्लैंड ने नए कानून जैसे तंबाकू के व्यापार के जहाज के प्रयोग से संबंधित अधिनियम 1624, फिर नेविगेशन एक्ट 1651, लोहा उद्योग एक्ट 1750, शुगर एक्ट, स्टाम्प एक्ट, करेंसी एक्ट 1765 आदि बनाकर उपनिवेशों के व्यापार और उत्पादन को प्रतिबंधित किया। फिर बौद्धिक आंदोलन, वोल्टेयर, रूसो, डेकार्ट, कॉन्ट, थॉमस पेन, सैमुअल एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जेम्स ऑटिस आदि विचारकों ने धार्मिक आडंबरों का विरोध, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन, गुलामी का विरोध, औपनिवेशिक नीतियों का विरोध आदि कार्य किए तथा जनजागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर जॉर्ज तृतीय की नीतियां, जॉर्ज तृतीय की हठधर्मिता ने औपनिवेशिक समस्या को कूटनीतिक तरीकों से हल करने की बजाय उलझा दिया। फिर ब्रिटिश संसद की नीतियां, ग्रीनविले, रकिंगम, टाउनशेंड, लॉर्ड नॉर्थ आदि सभी सरकारों ने उपनिवेशियों के विचार को समझे बिना एक के बाद एक विधान पारित किए और उपनिवेशों पर अपना नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास किया। लियोनार्डो डा विंची ने अपना प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सफर कहाँ पर चित्रित किया? इटली के प्रसिद्ध शहर मिलान के चर्च सांता मारिया डेले ग्रेजी की दीवार पर। पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द है एवं इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पुनर्जागरण अंग्रेजी शब्द रेनेसा फ्रेंच भाषा से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म, बौद्धिक पुनरुत्थान या पुनः जागना अथवा फिर से जागना। रेनेसा एक राजनीतिक या धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह मानसिक क्रांति और सांस्कृतिक आंदोलन था। फिर रेनेसा मैन, रेनेसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्राय उस व्यक्ति मनुष्य के लिए किया जाता है जिसकी अनेक रुचियां हों और अनेक हुनर हों, उसे महारत प्राप्त हो। फिर पुनर्जागरण काल में अनेक व्यक्ति हुए जो एक साथ विद्वान, कूटनीतिज्ञ, धर्मशास्त्रज्ञ और कलाकार थे, जैसे लियोनार्डो द विंची, माइकल एंजेलो आदि। फिर रेनेसा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने व किस संदर्भ में किया? रेनेसा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इटालियन जॉनसन टॉमस वेसारी ने 16वीं सदी में किया था। इसका प्रयोग 16वीं शताब्दी में इटली की कला एवं ज्ञान के प्रोत्थान के संदर्भ में किया। फिर गियोवेनी बोकिया कौन था? गियोवेनी बोकिचिया कौन था? तो पुनर्जागरण कालीन बोकेचिया लैटिन गद्य साहित्य का जनक था, जिस इससे डेकामेरन नामक ग्रंथ लिखा। बोकेशियो यह 100 हास्य कहानियों का संग्रह है, उस समय के समाज का वर्णन करता है। फिर ऑन प्लेजर किसकी पुस्तक है? तो यह लॉरेंजो बल्ला की पुस्तक है।
इसमें मानवतावादी विचारों को प्रस्तुत किया है तथा भोग विलास पर ईसाईयत प्रतिबंध की आलोचना की। फिर प्रार्थनार्थ हस्त का चित्र किसके द्वारा बनाया गया? जर्मन चित्रकार सिद्धांतकार अल्बर्ट ड्यूरर द्वारा बनाया गया। चित्र में दो पुरुष के हाथों को एक साथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है। यह धार्मिकता एवं मानव की योग्यता का प्रतीक है। फिर द लास्ट जजमेंट चित्र कहाँ और किसने बनाया? द लास्ट जजमेंट चित्र सिस्टाइन चैपल नामक वेटिकन चर्च की छत पर बनाया गया है। इसमें 394 कृतियां हैं। इस चित्र में मानव को भयभीत व आतंकित होते दर्शाया गया है। ईश्वरीय से दया की कोई आशा नहीं बची है। ईश्वर से दया की कोई आशा नहीं बची है। इस चित्र माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया। यह चित्र माइकल एंजेलो द्वारा। फिर कास्त्रा फेदले कौन थी? कासंद्रा फेदले कौन थी और उनके क्या विचार थे? तो पुनर्जागरणकालीन वेनिस की लेखिका थी। उनके विचार थे कि यद्यपि महिलाओं को शिक्षा ना तो पुरस्कार देती है न किसी सम्मान का आश्वासन, तथापि प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। इसी काल की एक अन्य प्रतिभाशाली महिला मंटुआ की मोर्चिसा इजाबेल दी इस्ते थी। उन्होंने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया। फिर पुनर्जागरण की भावना इटली के कौन से 3 कलाकारों में मिलती है? पुनर्जागरण कालीन इटली के 3 महान चित्रकारों एवं उनके चित्रकारों के नाम बताइए। तो पहले हैं राफेल, जिनकी चित्र हैं मैडोना, कोलेनो मैडोना, स्कूल ऑफ एथेंस। फिर माइकल एंजेलो, द लास्ट जजमेंट और फॉल ऑफ मैन। फिर लियोनार्डो दा विंची, मोनालिसा और लास्ट सफर, वर्जिन ऑफ द रॉक्स। तो 3 इनके हैं, मोनालिसा, लास्ट सफर और वर्जिन ऑफ द रॉक्स। फिर दांते के बारे में बताइए। द फ्लोरेंस का दांते 13वीं शताब्दी का विद्वान था। इसे पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इसने डिवाइन कॉमेडी तथा द मोनार्कन नामक ग्रंथों की रचना की। डिवाइन कॉमेडी में मृत्यु के पश्चात आत्मा की स्वर्ग व नरक की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया। इस ग्रंथ में प्रेम, देशभक्ति और इटली के एकीकरण पर प्रकाश डाला गया है। द मोनार्का में गैर धार्मिक विषयों पर राजा की सर्वोच्चता स्थापित करने पर बल दिया गया, अर्थात इसने धर्म व राजनीति के पृथक्करण पर बल दिया। फिर वीता नोआ इसकी अन्य प्रमुख पुस्तक है। द लास्ट सफर क्या है? पुनर्जागरण कालीन चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। यह चित्र इटली के शहर मिलान में एक चर्च सांता मारिया डेली ग्रेजी के डाइनिंग हॉल की दीवार पर बनाया गया है। इसमें प्रभु यीशु को 12 अनुयायियों के साथ अंतिम भोजन करते हुए दिखाया गया है। फिर उन अनुकूल परिस्थितियों को बताइए जिनके फलस्वरूप पुनर्जागरण हुआ। यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन के उद्भव के कारणों का परीक्षण कीजिए। इन परिस्थितियों ने मनुष्य के मस्तिष्क पर पुनर्जागरण की अवधारणा को प्रोत्साहित किया। तो धर्म युद्ध, जिससे यूरोप के बाहर के क्षेत्रों के साथ यूरोप वासियों का संपर्क व नवीन दृष्टि को बल मिला। फिर भौगोलिक खोजें व नवीन क्षेत्रों के साथ संबंध, जिससे नवीन दृष्टि को बल मिला। फिर है व्यापार व वाणिज्य का विकास व उससे जुड़े मध्यम वर्ग। फिर प्रगतिशील शासकों की भूमिका। फिर आर्थिक समृद्धि की वृद्धि व इससे सांस्कृतिक गतिविधि। छापेखाने का आविष्कार व साहित्यिक लेखन को बल। कुस्तुनतिनिया का पतन, मानववाद का विकास, मंगोल साम्राज्य का उदय। फिर है पुनर्जागरण कालीन साहित्य की विशेषताएं बताइए। तो बोलचाल की देशज भाषा में अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इटालियन आदि साहित्य की रचना की जाने लगी। साहित्य की विषय वस्तु में परिवर्तन हो गया, अर्थात अब धार्मिक विषयों के स्थान पर मनुष्य के जीवन व उसके कार्यकलाप को भी महत्व दिया गया। साहित्य की शैली में परिवर्तन हो गया। अब व्यंग्यात्मक, गद्य, पद्य, कविताएं, नाटक, निबंध आदि शैलियों में लेखन किया जाने लगा। साहित्य साहित्य मानवता प्रधान, आलोचनावादी, व्यक्तिवादी हो गया। फिर पुनर्जागरण इटली में ही क्यों आरंभ हुआ? तो इटली रेनेसां का जन्म स्थान कहा जाता है। इसे पुनर्जागरण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इटली में रेनेसां के आरंभ होने के प्रमुख कारण निम्न थे। पहला, इटली के नगर प्राचीन रोमन विज्ञान संस्कृति के केंद्र थे, जैसे रोम, फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान। फिर इटली का मानववाद का केंद्र होना। इटली के धनी नगर मिलान, फ्लोरेंस, वेनिस आदि। फिर रोम अब भी संपूर्ण पश्चिम यूरोपीय ईसाई जगत का मुख्य केंद्र था।
ईसाई धर्म का सर्वोच्च धर्मगुरु पोप रोम में ही निवास करता था। फिर अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण इटली ने भूमध्य सागरीय व्यापार पर अपना एकाधिकार जमा रखा था। पोप निकोलस पंचम का सहयोग, सेंट पीटर के गिरजे का निर्माण, वेटिकन पुस्तकालय की स्थापना, समस्त रोम का निर्माण। फिर रोम का लैटिन साहित्य का केंद्र होना, इटली की समृद्धि से व्यापारिक मध्यम वर्ग का उदय, तो फ्लोरेंस के मेडिची परिवार व मिलान के स्फोरजोस परिवार द्वारा कला को प्रोत्साहन। इटली में सामंतवाद कम था और नागरिक एवं योद्धा वर्ग अधिक था। फिर कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद कई विद्वानों ने इटली में शरण ली, तो ये सब कारण थे। फिर अगला है पुनर्जागरण का अर्थ व परिभाषा बताते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो अपन ने देख लिया। इसके बाद है इंडलजेंस, पाप मोचन पत्र। यह मध्यकालीन यूरोप में अगले जन्म में मिलने वाले दंड से प्रायश्चित करने पर मुक्ति दिलवाने हेतु शुरू किया गया था, लेकिन पोप लियो 10 ने इसे कमाई का एक जरिया बना लिया, जो धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालिक कारण बना। फिर था जॉन वाइक्लिफ, 14वीं शताब्दी के इंग्लैंड निवासी जॉन वाइक्लिफ बाइबल का समर्थक व पोपवाद तथा चर्च का विरोधी था। उसे मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा गया। धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? पोप व उसके अधीनस्थ धर्माधिकारियों के जीवन में नैतिक सुधार करना, पोप के असीमित अधिकारों पर नियंत्रण स्थापित करना, धर्माधिकारियों को आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख करना, जनसाधारण को मोक्ष प्राप्ति के लिए पोप के आश्रित न रखकर परमात्मा पर अवलंबित करना, चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना, कैथोलिक धर्मों के मिथ्या मिथ्याडंबरों का निवारण कर जनसाधारण के समक्ष धर्म का सच्चा स्वरूप प्रकट करना। फिर रेनेसां ने धर्म सुधार आंदोलन को कैसे प्रभावित किया? स्वतंत्र चिंतन, इससे तार्किकता बढ़ी व अंधविश्वास कमजोर हुआ। आनंदवाद की वजह से मानव केंद्र बिंदु हुआ तथा धार्मिक रूढ़ियों पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। राष्ट्रीय भावना बढ़ने से राजा का प्रभाव बढ़ा तथा पोप का प्रभाव कमजोर होने लगा। भौगोलिक खोजों ने नवीन धर्म, विचार और संस्कृति को बढ़ावा दिया। वैज्ञानिक आविष्कारों ने छापाखाना का विकास किया, इससे व्यापक सिद्धांतों का प्रचार हुआ और धार्मिक रूढ़ियों पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। फिर था आक्सबर्ग की संधि क्या थी और इसमें क्या कमियां रह गई थी, वर्णन कीजिए। तो रोमन शासक चार्ल्स द्वितीय ने जर्मन राज्यों में शांति स्थापित करने के लिए कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट के मध्य 1555 में आक्सबर्ग की संधि हुई। इसे आक्सबर्ग की संधि भी कहते हैं। इस संधि के अनुसार केवल प्रोटेस्टेंट धर्म को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में मान्यता दी गई। चर्च की संपत्ति चर्च के पास रहेगी, परंतु भविष्य में उसे संपत्ति अधिकृत करने का अधिकार नहीं होगा। राजा का धर्म ही राज्य का धर्म होगा। केवल लूथरवादियों को ही मान्यता दी गई, केवल प्रोटेस्टेंट को मान्यता राजा का धर्म राजा द्वारा धर्म की मान्यता लूथर। तो ठीक है, ये सब इसकी खामियां थी। फिर इनक्विजिशन से आप क्या समझते हैं? इनक्विजिशन तो यह एक विशेष धार्मिक न्यायालय था। 1542 में पोप पाल तृतीय ने इसे पुनर्जीवित किया, जो सर्वोच्च अधिकारों से युक्त था। इसका कार्य नास्तिकों का पता लगाना, उनका कठोर दमन करना, कैथोलिक चर्च के आदेशों को बलपूर्वक लागू करना, धर्म विरोधियों एवं विद्रोहियों को कुचल देना, दूसरे देशों से भेजी गई धर्म संबंधी अपीलें सुनना आदि। इसके परिणाम स्वरूप प्रोटेस्टेंट पर अत्याचार किया गया और कैथोलिकों को बढ़ावा दिया गया। फिर धर्म सुधार आंदोलन राज्य व चर्च के बीच संघर्ष था। साथ ही आर्थिक कारणों ने भी इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्याख्या कीजिए। तो पहला था राजनीतिक कारण, चर्च का राज्य में हस्तक्षेप। पोप सर्वोच्च धार्मिक राजनीतिक अधिकारी था, सर्वोच्च राजनीतिक शक्तियां पोप में नहीं थी। राजा की नियुक्ति पोप द्वारा, राज्य की आयकाई के साथ चर्च को, राज्य में कानून नियम बनाने का अधिकार पोप के पास था। ईसाई राज्य में कानून को अवैध करने का अधिकार पोप के पास था। राजा को धर्म से बहिष्कृत करने का अधिकार रखता था, जिसे एक्सकम्युनिकेशन कहते थे। फिर राज्य के चर्च में धर्माधिकारियों की नियुक्तियां, राज्य का कानून पोप व धर्माधिकारियों पर लागू नहीं। उत्तराधिकारी विवाद, तलाक, संपत्ति आदि विवाद का निर्णय चर्च के न्यायालय में।
इस प्रकार पोप पद के द्वारा राज्य को सीमित व शक्तिहीन कर दिया गया तथा राज्य पोप से छुटकारा न पा चाहता था राज्य पोप से छुटकारा न पाना चाहता था। राज्य सिर्फ चाहता था कि पोप सिर्फ धार्मिक कार्य करे। फिर राष्ट्रीय राज्यों का होता है। तो राष्ट्रीय राज्य का अर्थ है एक राज्य, एक राजा, एक कानून, एक मुद्दा, उस पर किसी अन्य सत्ता या राज्य की प्रभु सत्ता ना हो। जबकि चर्च की मान्यता कि राज्य चर्च के अधीन एक इकाई है, अतः राज्य और चर्च के मध्य संघर्ष स्वाभाविक था। फिर धार्मिक न्यायालय। तो इस समय यूरोप में दो प्रकार के न्यायालय थे, एक राज्य का न्यायालय, दूसरा धार्मिक न्यायालय। राज्य के न्यायालय के खिलाफ लोग धार्मिक न्यायालय में जा सकते थे। धार्मिक न्यायालय आदेश दे सकता था कि लोग अपने राजा के खिलाफ विद्रोह करें, जबकि राज्य चाहता था कि लोग राज्य के न्यायालयों का ये आदेश माने, ना कि धार्मिक न्यायालयों का। फिर धर्म सुधार आंदोलनों के आर्थिक कारण क्या है? तो आर्थिक शोषण। प्रत्येक ईसाई परिवार को प्रतिवर्ष चर्च में ईसाई संस्कार को संपन्न करवाने के लिए चर्च को $1 देना होता था, जिसे पीटर्स पेंस कहा जाता था। तलाक, संपत्ति इत्यादि के विवाद चर्च के न्यायालय में निपटाए जाते थे। इसके लिए चर्च अपनी फीस वसूलता था। इसके अतिरिक्त ईसाई परिवारों को समय समय पर भेंट आदि चर्च को देनी होती थी। चर्च को एक डुकैट सोने की मुद्रा देने पर कुरिस के साथ विवाह संभव हो सकता था, जबकि विवाह ईसाई धर्म में वर्जित था। जबकि ऐसा विवाह ईसाई धर्म में वर्जित था। यदि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों की अवहेलना करता है या करना चाहता है तो उसे डिस्पेंशन प्राप्त कर सकता है, और इसे सेल ऑफ डिस्पेंशन कहा जाता है। चर्च के इन सभी करों से जनता नाराज एवं परेशान थी। फिर व्यापारियों में असंतोष। व्यापारी द्वारा ऋण लेना धार्मिक रूप से वर्जित था, लेकिन व्यापार बढ़ाने हेतु यह जरूरी था। व्यापारियों को उधार धन चाहिए था, जो केवल सूद पर ही मिल सकता था, लेकिन चर्च सूद की सख्त मनाही करता था। साथ ही धनिक अधिक धन संचय को नर्क का द्वार मानता था। अतः व्यापारियों ने चर्च के विरुद्ध अपने शासकों को अधिक से अधिक धन दिया तथा वे चर्च की सत्ता को समाप्त करने पर उतारू हो गए। फिर राष्ट्र राज्यों के उदय ने सेना एवं प्रशासन पर अधिक धन आवश्यकता को प्रेरित किया। इससे राज्य चर्च को दिए जा रहे आवश्यक कर से मुक्त होना चाहता था। तो चर्च के पास अधिक संपत्ति थी, जिसे चर्च विलासिता में प्रयोग कर रहा था। राज्य इसे अधिग्रहण करना चाहते थे। प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन क्या था? इसे सफल बनाने के साधनों का वर्णन करो। तो कैथोलिक चर्च को बचाने व प्रोटेस्टेंट आंदोलन को रोकने के लिए कुछ सुधारात्मक उपाय किए गए। ये सुधारात्मक उपाय रिफॉर्मेशन आंदोलन के प्रतिवाद में ही शुरू किए गए, अतः इसे प्रति धर्म सुधार आंदोलन या काउंटर रिफॉर्मेशन कहते हैं। प्रति धर्म सुधार आंदोलन को सफल बनाने के प्रमुख उपाय। पहली, ट्रेंट की सभा। तो उत्तरी इटली में ट्रेंट नामक स्थान पर कैथोलिक धर्म सभा का आयोजन किया गया। अनेक सुधारवादी चिंतकों को बुलाया गया जो कैथोलिक धर्म सिद्धांतों की सात्विक व्याख्या कर सके। इस सभा में दो निर्णय लिए गए, सिद्धांतगत और सुधार संबंधी। तो सुधारात्मक उपायों में चर्च के पदों की बिक्री समाप्त कर दी गई। पादरियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने कार्य क्षेत्र में रहकर आदर्श में नैतिक जीवन बिताएं। पादरियों को उपयुक्त शिक्षा देने पर प्रबंध किया गया। बाइबल का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद किया गया। फिर है धार्मिक न्यायालय, इक्विजिशन न्यायालय। तो धार्मिक न्यायालय की स्थापना प्रोटेस्टेंट वादियों की प्रगति को रोकने तथा दुलमुल कैथोलिकों का पता लगाने और उन्हें दंडित करने, नास्तिक धर्म विरोधी विद्रोहियों, धर्म प्रचारकों को कठोरतम दंड दिए जाने के लिए की गई। फिर सोसाइटी ऑफ जीसस, संस्थापक थे इसके इग्निशियस लायोला। शिक्षण में सफल होने पर उन्हें विशिष्ट कार्य, पादरी, डॉक्टर, शिक्षक, कूटनीतिज्ञ, दूत इत्यादि कार्य दिया जाता था। इस संस्था के सदस्यों को अनुशासन में रहकर कैथोलिक धर्म की निस्वार्थ सेवा करने, दीनता, पवित्रता का जीवन जीने और आज्ञा पालन की और पोप के प्रति समर्थन की शपथ लेनी होती थी। इस संस्था के सदस्यों को कैथोलिक ईसाई मत का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत, चीन, अमेरिका आदि अनेक देशों में भेजा गया। फिर रिफॉर्मेशन आंदोलन ने यूरोप को किस प्रकार प्रभावित किया? रिफॉर्मेशन आंदोलन ने यूरोप के लोगों को धार्मिक, शैक्षिक, आर्थिक, नैतिक सभी गतिविधियों को प्रभावित किया। इसके प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला, धर्म पर प्रभाव। ईसाई धर्म दो वर्गों में बढ़ गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। रिफॉर्मेशन आंदोलन से संपूर्ण यूरोप में कैथोलिक चर्च की प्रभु सत्ता सदैव के लिए समाप्त हो गई। यूरोप में प्रोटेस्टेंटवाद से प्रभावित ईसाई चर्च की स्थापना होने लगी।
फिर राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार। रिफॉर्मेशन आंदोलन की सफलता ने राष्ट्रीय राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा का विकास किया। प्रोटेस्टेंटवाद ने राज्यों को अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की। रोमन कैथोलिक पोप के आधिपत्य को समाप्त कर दिया। धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार राजाओं को दे दिया। राज्यों की शक्ति में वृद्धि कर लोगों में राष्ट्रवाद व राष्ट्र प्रेम का उदय हुआ। फिर शिक्षा पर प्रभाव। धर्म सुधार आंदोलन से शिक्षा में प्रसार में तेजी आई। सामाजिक संस्थाओं एवं राज्य द्वारा कई विद्यालय खोले गए। अब प्रगतिशील तर्क आधारित वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त शिक्षा दी जाने लगी। और जन भाषा का विकास। तो धर्म सुधार आंदोलन के कारण प्रादेशिक भाषाओं में को मान्यता मिली और अनेक धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र जन भाषाओं में लिखे गए। धर्म सुधारवादियों ने अनेक साहित्यिक रचनाओं की रचना जन भाषाओं में की। फिर था अर्थव्यवस्था पे प्रभाव। अर्थव्यवस्था पे प्रभाव। तो धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात चर्च की भूमि को कृषकों में वितरित कर दिया गया, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि हुई। चर्च के बंधन से मुक्त होकर व्यापारी पूंजी निवेश द्वारा व्यापार, वाणिज्य व उद्योग धंधों का विकास करने लगे और श्रम की महत्ता स्थापित हुई तथा राष्ट्र पूंजी में वृद्धि हुई। फिर नैतिकता पर प्रभाव। तो धर्म सुधार आंदोलन ने मनुष्य को सरल, सादा, त्यागमय और नैतिकता से पूर्ण जीवन यापन की शिक्षा दी। प्रोटेस्टेंट वादियों ने ईश्वर प्राप्ति का मार्ग नैतिकता बताया। कॉल्विन के अनुयायियों ने सरल व सादा जीवन तथा व्यक्तिगत नैतिक अनुशासन के आदर्श प्रस्तुत किए। फिर है अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रमुख विचारकों के बारे में बताइए। तो टॉमस पेन ने किताब लिखी कॉमन सेंस, द अमेरिकन क्राइसिस पत्रिका भी लिखी। पैट्रिक हेनरी ने या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दो का नारा दिया। किसने? पैट्रिक हेनरी ने। फिर सैमुअल एडम आक्रामक देशभक्ता और विचार केंद्र अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्थापित की। अब है प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन 5 सितंबर 1774 को 22 अक्टूबर 1774 के मध्य फिलाडेल्फिया में प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन चला, जिसका उद्देश्य आंतरिक मामलों में पूर्ण अधिकार प्राप्त करना था। फिर बोस्टन टी पार्टी की घटना पर टिप्पणी। तो प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने टाउनशेड शुल्क को हटाकर चाय पर नाम मात्र का कर रखा, जिसके विरोध में सैमुअल एडम के नेतृत्व में अमेरिकी नागरिकों ने बोस्टन बंदरगाह पर दिसंबर 1773 को खड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों पर चाय की 340 पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। इसे बोस्टन टी पार्टी कहा गया। फिर है अमेरिकी क्रांति का स्वरूप बताइए। तो एक गृह युद्ध, प्रगतिशील संघर्ष, मानव के स्वतंत्रता के प्राकृतिक अधिकार हेतु। फिर वाणिज्यवाद विरोधी और अब व्यापारी एवं मध्य वर्गीय संघर्ष था। फिर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों की विवेचना। तो अपने पेश इंग्लैंड सरकार का नगण्य हस्तक्षेप, उपनिवेश में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव व उपनिवेशों में स्वतंत्रता की भावना। फिर बौद्धिक चेतना का विकास, जिससे स्वतंत्रता के विचारों का प्रचार प्रसार। फिर सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव, ब्रिटेन की वाणिज्यवादी नीति, नौ संचालन कानूनों की कठोरता और उनकी अवहेलना। फिर व्यापारिक व औद्योगिक अधिनियमों का उपनिवेशियों द्वारा सामूहिक विरोध, शुगर एक्ट, स्टाम्प एक्ट आदि के विरोध से एकजुट होना। फिर है तात्कालिक कारण था बोस्टन टी पार्टी। फिर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की वैचारिक पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में 1636 में मैसाचुसेट्स में कैम्ब्रिज नगर में हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना की गई। 1693 में वर्जीनिया में विलियम एंड मैरी कॉलेज स्थापित हुए, जिससे विचारों का प्रसार हुआ। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक विचारक था और जिसने अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी नामक विचार केंद्र की स्थापना की। टॉमस पेन ने देश प्रेम की चेतना जागृत की। 1775 में कॉमन सेंस नामक पुस्तक लिखी। उसने का यह मानना कि कोई द्वीप सदा एक महाद्वीप पर शासन करता रहे बिल्कुल असंगत है। फिर पैट्रिक हेनरी कहता था, मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दंड दो।
इसने स्टैम्प एक्ट का विरोध किया। फिर था सैमुअल एडम। सैमुअल एडम ने क्रांति की भावना को प्रबल बनाया तथा देशवासियों की स्वतंत्रता संग्राम के लिए उद्यत किया। फिर जेम्स ओटिस ने खोज वारंट का विरोध किया और लोगों में स्वतंत्रता के लिए अग्नि भड़काई। फिर बोस्टन न्यूज लेटर, अमेरिकन मर्क्यूरी और न्यूयॉर्क गजट आदि समाचार पत्रों ने क्रांतिकारियों को विचारों को जनता तक पहुंचाया। फिर अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र के भागों का उल्लेख कीजिए। तो अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 में की गई। इसका मूल आधार था समानता, स्वतंत्रता और खुशहाली। इस घोषणा के 3 भाग थे। सभी अमेरिकी वासियों के लिए स्वतंत्रता, समानता का अधिकार। दूसरा, इसमें जॉर्ज तृतीय के विरुद्ध 27 शिकायतें थी। और तीसरा, 13 उपनिवेशों द्वारा इंग्लैंड से राजनीतिक रूप से अलग होने की घोषणा की गई। फिर है अमेरिकी क्रांति के परिणामों के बारे में बताइए। तो अमेरिका को विदेशी प्रभुत्व से मुक्ति, 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता, 13 उपनिवेशों का एक संघ बना जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नाम दिया गया। फिर न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट में जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। आर्थिक विकास, अमेरिका ने तुरंत वाणिज्यवाद का अनुसरण किया और जिसके अनुसार अधिक से अधिक निर्यात किया गया और आयात सीमित कर दिया गया। फिर अमेरिका में लोह व इस्पात, कागज आदि के कारखाने स्थापित किए गए। फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, अमेरिका प्रथम प्रजातांत्रिक राष्ट्र था जो धर्मनिरपेक्ष बना। टॉमस पेन, मेरा मस्तिष्क ही मेरा चर्च है, मैं किसी अन्य चर्च को नहीं मानता, उसने कहा। फिर सामाजिक परिवर्तन, तो ज्येष्ठता के सिद्धांत को समाप्त किया, महिलाओं को महत्व मिला। फिर इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा, जॉर्ज III के व्यक्तिगत शासन का अंत हुआ, इंग्लैंड द्वारा वाणिज्यवाद की नीति का त्याग, अन्य उपनिवेशों के प्रति सतर्कता की नीति का अवलंबन किया। आयरलैंड के प्रति नीति में परिवर्तन, इंग्लैंड ने आयरलैंड पर आर्थिक प्रतिबंध समाप्त किए, इंग्लैंड को आर्थिक हानि अर्थात सबसे बड़ा उपनिवेश हाथ से निकल गया, साथ ही अन्य उपनिवेश भी देने पड़े। फिर फ्रांस की क्रांति पर प्रभाव, लुई 16 के समय फ्रांसीसी सेनानायक लाफायते के नेतृत्व में सेना भेजी गई। ये फ्रांसीसी सिपाही स्वतंत्रता व समानता का संदेश लेकर फ्रांस गए, जहां क्रांति का विचार फैलाया। फिर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, औपनिवेशिक नीतियां, 1763 के पश्चात इन नीतियों से ही क्रांति ब्रिटेन ने एक उपनिवेश खो दिया। अमेरिकी उपनिवेश को खोना एक गंभीर क्षति थी, इसके व्यापक राजनीतिक आर्थिक परिणाम हुए। इस क्षति से एक विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की, औपनिवेशिक नीतियों के कमजोर पक्षों के प्रति जागृत हुए। नीति में निरंकुशवादिता के तत्व, कठोरता के तत्व को संशोधित किया व नीति को उदार बनाया। जन आकांक्षाओं को उपनिवेशों में प्रतिनिधित्व करने का प्रयास किया गया। कुछ सीमाओं तक अधिकार, स्वतंत्रता को स्वीकारा जाना, नीति में ब्रिटिश व औपनिवेशिक हितों के बीच एक समन्वय प्रयास किया। बाद के दिनों में 1926 में कॉमनवेल्थ के विचार को लाना अपने प्रभावों को विकसित करने का परिणाम था। उपनिवेशों को सशक्त रूप से मातृ देश से जोड़ने का प्रयास किया गया। फिर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति के विभिन्न चरणों का उल्लेख किए। प्रथम चरण संवैधानिक राजतंत्र का चरण, द्वितीय चरण गणतंत्र का चरण, तृतीय चरण उदार गणतंत्र का चरण यानी डायरेक्टरी शासन, और द्वितीय में आतंक का शासन, उग्र गणतंत्र। चतुर्थ चरण था जो तानाशाही व साम्राज्यवादी चरण। तो टाइथ एवं टाइल क्या है? टाइथ एक धार्मिक कर है जो फसल का 10वां हिस्सा था, और टाइल एक प्रत्यक्ष कर जो सरकार को दिया जाता था। फिर फ्रांस में क्रांतिकारी विचारधारा का प्रभाव करने वाले दार्शनिक के नाम मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो, दीदरो, विविस ने आदि दार्शनिकों ने अपने लेखन के द्वारा फ्रांस में क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार किया। फिर मोंटेस्क्यू की 2 प्रमुख रचनाओं का नाम लिखिए। तो पहली थी कानून की आत्मा, दूसरा था पर्शियन लेटर्स। तो पहली कौन थी स्पिरिट ऑफ लॉज यानी कानून की आत्मा, और दूसरा पर्शियन लेटर। फिर सामाजिक संविदा पुस्तक किसने तथा कृति की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो यह इंग्लैंड में पुस्तक लिखी और यह रूसो ने 1761 में लिखी।
इस पुस्तक में जनता के सार्वभौम सत्ता के सिद्धांत को प्रतिपादन किया। राज्य राजा और शासन के ऊपर जनशक्ति है। फ्रांस में क्रांति के पूर्व एस्टेट जनरल क्या थी? यह फ्रांस में एक संसदीय संस्था थी जो सलाहकारी संस्था थी जिसकी स्थापना 1375 में हुई थी। इसका कार्य राजा को परामर्श देना था तथा राजा द्वारा निर्मित कानूनों का अनुमोदन करना था। इस संस्था में तीनों वर्गों का प्रतिनिधित्व था, परंतु यह अलोकतांत्रिक व्यवस्था थी। फ्रांसीसी क्रांति में तीसरा स्टेट क्या था? यह स्टेट जनरल का तीसरा सदन था जिसमें जनसाधारण के प्रतिनिधि जैसे वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, व्यापारी, मजदूर शामिल थे। फिर डेसमोलिन और रोबेस्पियर के विचारों की तुलना करें। राज्य शक्ति के प्रयोग से दोनों का क्या तात्पर्य है? डेसमोलिन तथा रोबेस्पियर के विचार परस्पर विरोधी हैं। डेसमोलिन्स लोकतंत्र की प्राप्ति के जहाँ संविधान सम्मत तथा शांतिपूर्ण उपाय अपनाने की वकालत करता है, वहाँ रोबेस्पियर लोकतंत्र की प्राप्ति के लिए आतंक का सहारा लेने की वकालत करता है। फ्रांस की क्रांति में ओलंप द कूच तैयार किए गए घोषणा पत्र तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की तुलना करें। ओलंप द कूच द्वारा तैयार किए गए घोषणा पत्र में महिलाओं एवं पुरुषों के मूलभूत अधिकार बताए गए हैं। इसमें महिलाओं को पुरुष के बराबर दर्जा दिया गया है। इसके विपरीत पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में केवल पुरुषों के नागरिक अधिकारों की बात की गई है। इसमें महिला अधिकारों पर कोई चर्चा नहीं की गई है। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र क्या है? तो फ्रांस की नेशनल असेंबली द्वारा 1791 में बनाया गया संविधान जो घोषणा पत्र से शुरू होता है। इसमें जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक व अहर्णीय अधिकार के रूप में स्थापित किया है। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त थे। इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे, परंतु इसमें महिलाओं को अधिकार प्रदान नहीं किए गए। फिर फ्रांस के नए संविधान 1791 में सक्रिय नागरिक व निष्क्रिय नागरिक कौन थे? 1791 में संविधान के अनुसार जो नागरिक कर देते थे उसे मताधिकार प्राप्त था, वे सक्रिय नागरिक कहलाए। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल पुरुष जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, और जो निर्धन तथा संपत्तिहीन वर्ग के व्यक्ति थे तथा इन्हें मत प्राप्त नहीं था, वे निष्क्रिय नागरिक कहलाए। लगभग 30 लाख पुरुष, महिलाएं, बच्चों व 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। फिर फ्रांस की क्रांति के दौरान घटित सितंबर हत्याकांड क्या था? फ्रांस की क्रांति के दौरान 2 सितंबर से 5 सितंबर 1792 के बीच राजतंत्रवादियों व क्रांतिकारी विरोधियों को मारा गया। इसी को सितंबर हत्याकांड कहते हैं। फिर फ्रांसीसी क्रांति में जिरोंदिस्ट कौन थे? नरम विचार के गणतंत्रवादी थे जो वैधानिक तरीके से देश में गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। इस समूह या दल का नाम जिरोंदिस्ट पड़ा क्योंकि इसके नेता जिरोंद प्रांत के थे। विरसा, वेसियों, दुमोरिचे आदि इसके प्रमुख नेता थे। फिर द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन क्या है? तो फ्रांस की क्रांति में महिलाओं का सबसे मशहूर क्लब था। प्रमुख मांग थी कि 1791 के संविधान में उन्हें दिया गया निष्क्रिय नागरिक का दर्जा खत्म कर महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। फिर टेनिस कोर्ट की शपथ क्या थी? तो 20 जून 1789 को राजा के कुलीन पक्षों के पक्ष में सभा भवन पर ताला लगवा दिया गया। तो 20 जून 1789 को राजा ने कुलीनों के पक्ष में सभा भवन पर ताला लगवा दिया। इस परिस्थिति में जनसाधारण वर्ग ने पास के टेनिस मैदान पर ही सभा कर डाली। इसका नेतृत्व मिराबो व ओबेसाइस ने किया। सभी सदस्यों ने संविधान बनाने तक उस टेनिस कोर्ट में डटे रहने की शपथ ली। मोरियन द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर यह शपथ ली गई थी। यह शपथ टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से मानी जाती है। सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी क्या है? तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान यह पादरियों के लिए लागू किया गया संविधान था। इसके माध्यम से चर्च को राज्य के अधीन कर दिया गया। पादरी वर्ग अब वेतन भोगी राज्य कर्मचारी बना दिया गया। पादरियों को संविधान के प्रति शपथ लेनी होती थी। जिन पादरियों ने इस संविधान को सहज स्वीकार कर लिया वे जूरर कहलाए।
जिन्होंने इस संविधान को अस्वीकार किया वे पादरी नॉन ज्यूरर कहलाए। फिर फ्रांस में स्टेट व्यवस्था क्या थी, किस प्रकार यह क्रांति का कारण बनी? तो यह एक सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें 3 स्टेट थे। प्रथम स्टेट पादरी, द्वितीय स्टेट सामंत व कुलीन और तृतीय स्टेट सामान्य लोग। ऊपरी 2 वर्ग कुल जनसंख्या का एक छोटा हिस्सा थे, परंतु इन्हें सारी आर्थिक और विशेषाधिकार प्राप्त थे और ये आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित करते थे तथा सुविधाएं प्राप्त कोई तथा तृतीय स्टेट जो सारे कर देता था उसे कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। इस असमान भेदभावपूर्ण व्यवस्था के विरोध स्वरूप तीसरे स्टेट ने विद्रोह की शुरुआत की। फिर फ्रांस की राजनीति में उस समय गणतंत्रवादी समर्थक 2 प्रमुख दल कौन से थे? तो 2 थे, जिरोंदिस्ट और जैकोबिन्स। जिरोंदिस्ट दल अधिकांश नेता फ्रांस के जिरोन प्रांत से थे। जैकोबिन्स के दल की अधिकांश बैठकें पेरिस के कन्वेंट ऑफ सेंट जैकब गिरजाघर में होती थी, इस कारण यह दल जैकोबिन कहलाया। जिरोंदिस्ट दल के नेता आदर्शवादी, गणतंत्रवादी, उत्साही व्यक्ति थे, अनुभवहीन व अव्यवहारिक व्यक्ति भी थे। पर जैकोबिन अधिक व्यवहारिक व उग्र गणतंत्रवादी थे, गणतंत्र की सुरक्षा हेतु आतंक का राज्य स्थापित किया। फिर जिरोंदिस्ट दल 1791 की व्यवस्थापिका सभा में इस दल का बहुमत होने पर जैकोबिन दल से संघर्ष में पराजित हो गए। जैकोबिन दल के सदस्यों में छोटे दुकानदार, कारीगर, घड़ीसाज, नौकर, मजदूर शामिल थे। जैकोबिन दल के सदस्य लंबी पतलून पहनते थे, उन्हीं कारण उसी कारण उन्हें 100 कुलात के नाम से जाना गया। वे स्वतंत्रता की प्रतीक लाल टोपी भी पहनते थे। फिर वे पेरिस के अत्यधिक महत्व के विरुद्ध थे, इसी कारण उनका कहना था कि पेरिस फ्रांस नहीं है। जैकोबिन इस दल का केंद्र पेरिस था। फिर जिरोंदिस्ट दल, इसके प्रमुख नेता ब्रीसो व मादम रोला थे। फिर जैकोबिन, दांते, रॉबिस्पेयर, हेबर, मारा इस दल के प्रमुख नेता थे। फिर फ्रांस की क्रांति में आतंक का युग क्या था? सन 1793 में सन 1793 से 1794 तक काल को आतंक का युग कहा जाता है। राजतंत्र की समाप्ति के बाद रॉबिस्पेयर के नेतृत्व में गणतंत्र स्थापित हुआ। रॉबिस्पेयर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। इसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमत रखने वाली पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सर कलम कर दिया जाता था। मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई। साबुत गेहूं से बनी व बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। चर्चों को बंद कर दिया गया। फिर रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक ही त्राही-त्राही करने लगे। अंततः 1794 में न्यायालय ने द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। फिर फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। सामाजिक, 18वीं सदी के अंत में फ्रांस की सामाजिक परिस्थितियां अत्यंत असमान, शोषणकारी थी। पादरी और कुलीन वर्ग ने पहले 2 स्टेट का गठन किया और फ्रांसीसी समाज से सबसे अधिक विशेषाधिकार प्राप्त किए। फिर उन्होंने राज्य के करों के छूट भुगतान से छूट दी गई थी। दूसरे और तीसरे स्टेट जिसमें किसान और श्रमिक शामिल थे, जनसंख्या का बहुमत था, उन पर अत्यधिक करों का बोझ था। उन्होंने कोई राजनीतिक सामाजिक अधिकार नहीं थे। फिर परिणाम स्वरूप वे अत्यंत असंतुष्ट थे। फिर आर्थिक में लुई 16 द्वारा छेड़े गए कई युद्धों के परिणाम स्वरूप राज्य का खजाना खाली हो गया था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस की भागीदारी और कराधान की दोषपूर्ण प्रणाली के कारण स्थिति और भी जटिल हो गई। जबकि विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को करों का भुगतान करने की छूट थी, तीसरे स्टेट पर अधिक से अधिक बोझ डाला गया। कर वसूली गई अत्यंत दोषपूर्ण और अमानवीय, दुखदायी, भ्रष्टाचार से युक्त थी। किसानों द्वारा उगाई जाने वाली फसलों का 80% भाग तो चर्च सामंत राजा द्वारा ही ले लिया जाता। चर्च टाइथ नामक कर वसूलता था जो फसल का 10वां हिस्सा था। फिर यूएस संघर्ष में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लेना इस शोचनीय आर्थिक दशा के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी था।
अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने में फ्रांस ने करोड़ों डॉलर का घाटा उठाते हुए राष्ट्रीय आय को ब्याज में चुकाने में खर्च कर दिया। फिर राजनीतिक, फ्रांस का बर्बन राजा लुई 16 एक अत्यंत निरंकुश, कमजोर इरादों वाला राजा था, जो अश्लील विलासिता का जीवन जीता था। इससे जनता बहुत निराशा हुई और उस समय अत्यधिक गरीबी और बड़े पैमाने पर भुखमरी का जीवन जी रहे थे। फिर ये सब है, फिर बौद्धिक में ये सब है। हटाओ। फिर आता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो इसको कल करेंगे, अब थक गए हैं।